उठाई जाए। मैं अनिल सिन्हा जी के पास आती हूँ। अनिल सिन्हा जी, यहाँ पे दो इश्यूज हैं। एक अनिल कुमार सेठ का इशू है, जो कि पहले के मनमोहन सिंह कैबिनेट के पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि जो मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उनके हाथ में एक फाइल उन्होंने दी, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये फाइल आप मोदी जी को दिखा दीजिए। वो फाइल पढ़ते ही मोदी जी का रंग उतर जाता है, ऐसा मधु किश्वर ने दावा किया है कि वो एक ऐसी फाइल थी जिसमें मोदी जी ने पढ़कर वो फाइल पढ़ी, उस फाइल को बंद कर दिया। उसके बाद अनिल सेठ को कैबिनेट सेक्रेटरी बनाए रखा और रिटायरमेंट के बाद भी उनको पीएसईबी का चेयरमैन बनाया गया। अब आखिर उस फाइल में क्या था, क्या ये सवाल हमें पूछने चाहिए। दूसरा, नागेश्वर राव ने भी अब मधु किश्वर के साथ सुर में सुर मिलाकर उन्होंने ये कहा कि अरे ये बात तो कोई नई नहीं है, इसको मैं अपडेट देता हूं कि मोदी जी की तो गिरफ्तारी भी होने वाली थी, उस गिरफ्तारी को रोकने में सबसे बड़ा हाथ शरद पवार का है। क्या कहेंगे इन खुलासों पर? देखिए, क्या है कि ये बहुत लेयर्ड मामला है। लेयर्ड इन द सेंस है कई लेवल्स पे इस पे चर्चा करनी पड़ेगी। असल में है क्या कि हम लोग अब चर्चा से भाग रहे हैं, मतलब जो गोदी मीडिया है वो भाग जाता है। नहीं तो ये सब स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कहा किशोर जी ने वो असली बात है कि चरित्र और भ्रष्टाचार, मतलब चरित्रगत भ्रष्टाचार और जो करप्शन है पैसे का, बाकी करप्शन जो है, ये दोनों का मिला जुला मामला है। और अभी का जो उनका अनुभव है वो हमको लग रहा है कि हमको उसका समर्थन करना चाहिए कि सच में ऐसा, मतलब ऐसा नंगा नाच कभी नहीं था। हम लोग भी इतने साल तक, मतलब पब्लिक ही लाइफ है, जर्नलिज्म में है, तो इस तरह का नाच नहीं था। ये व्यक्तिगत आपका, हम लोगों का सबका अनुभव है। तो ये तो एक मुद्दा मतलब रखना चाहिए। और इसमें सही कहा उन्होंने कि आरएसएस क्या, मतलब और भी जो लोग हैं, जैसे कि शरद पवार की पार्टी ही है या विपक्ष की कई पार्टियां, वो भी इस मुद्दे को उस तरीके से, आरएसएस तो चुप है क्योंकि लगता है कि उन्हीं का गवर्नमेंट है तो वो चुप ही रहने वाले हैं। लेकिन बाकी लोगों ने भी जिस तरीके से इसको, जिस ताकत से उठानी चाहिए कि एक प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगे हैं, मधु किशोर जो आरोप लगा रही है या अभी नागेश्वर राव ने जिसका समर्थन किया, ये मुद्दे ऐसे हैं जिस पर कि एक राष्ट्रीय बहस होनी ही चाहिए कि आपका प्रधानमंत्री किस तरह का, एक तो राष्ट्रीय बहस हो और दूसरा इसकी जांच, इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, ये जो स्टोरी है कि उनका चेहरे का रंग उड़ गया या ये सब तो कोई साबित नहीं कर सकता है अजीत कुमार सेठ के अलावा। मतलब वो जो इसका ये है, मतलब जो लोग उस पे देखने वाले लोग हैं, इसके अलावा वो अपनी उसका कोई लीगल वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि ये सब का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सवाल है ये कि ये एक फाइल है, एक जिसमें यूपीए में इनको संरक्षण दिया गया, तो ये फाइल कहाँ है, किसने रोका, क्या जांच थी, ये काम दोनों का है, मीडिया का भी काम था। आपको याद होगा कि ऐसे मामले सीधे सीधे न्यायालय या जांच कमीशन ने नहीं उठाए। जब भी ऐसा मामला हो, सबसे बड़ा तो बोफोर्स का मामला है कि ये जब स्वीडिश रेडियो ने उसको प्रचारित किया तो सारे अखबार वालों ने उठाया और अंत में संसद और सीबीआई सब हो गया इसका। तो उसी तरह से जब ये सवाल उठा है तो इसको मीडिया को ढंग से उठाना चाहिए और उनको ये क्या हो सकता है इस बारे में बात होनी चाहिए। जिनके नाम लिए गए हैं ये सब चुप है। जैसे सेठ का है मामला, तो उस समय के ऑफिसर्स जो थे उनके साथ काम करने वाले, उनको आना चाहिए, तो ये खत्म हो गया है। मतलब जो सुचिता कहते हैं, जो कहा किशोर जी ने कि जुडिशियरी में सब जगह वही हाल है। अब जुडिशियरी के बारे में आप क्या बात करेंगे, अपने ही खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने ऊपर लगाए गए चरित्रगत भ्रष्टाचार, मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला था, उसका फैसला खुद ही कर दिया, जबकि उसके जो बने हुए नियम कानून है वो कहीं से इसकी इजाजत नहीं देते हैं कि आप जो है से इसका अपने ही उसमें कमिटी में रहिए। जो मतलब ये तो पूरा नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था। तो उसके बाद से उन्होंने जो कंप्रोमाइज का जो उनका सिलसिला शुरू हुआ वो हुआ। यहाँ भी है, जैसे शरद पवार है, शरद पवार का नाम 2 बार आया, ये दूसरी बार है। पहले संजय राउत ने इसको दूसरे ढंग से लिखा अपनी किताब में,
उन्होंने कहा क्या कि ये जो है उनको उन्होंने बचाया इस आधार पे कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए, मतलब इस तरह से उसको जेल में नहीं डालना चाहिए। ये तर्क जो है शरद पवार का था। और दूसरा जो ये है उसमें ये नहीं है कि इस वजह से किया गया, उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया। और ये प्रोटेक्ट किया तो जहां तक शरद पवार बाद के जो अडानी संबंध और कॉरपोरेट संबंध है शरद पवार जी के, उससे यही लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है ये कॉरपोरेट ने इस रिलेशनशिप को, जो मोदी जी को मोदी जी ने उनको गुरु टाइप का बताया कि उंगली पकड़ के सिखाया, या बाद में भी वो मराठी साहित्य सम्मेलन में तिलक तिलक पुरस्कार देने के वक्त सब में जिस तरह की आत्मीयता, और जिस उस समय बहुत विरोध हुआ था कि उसमें इस तरह से पवार को उनको इनवाइट नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इनवाइट किया और शेयर भी किया और बहुत आत्मीय, मतलब उनके बारे में अच्छी बातें भी कही और दोनों ने एक दूसरे की प्रशंसा की। या बाद में पद्म विभूषण मिला, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि इसीलिए उनको, ये नागेश्वर राव का कहना है कि इसी के लिए उनको पद्म विभूषण मिला, जो उसके ट्वीट में जो बात आती है। अब तो ये एक लेवल है कि ये जो पब्लिक लाइफ में है, शरद पवार अपने लास्ट फेज में है उम्र के हिसाब से, तो उनको ये खुलासा करना चाहिए ये कि भाई क्या हमने क्यों और कैसे उनको बचाया या नहीं, एक तो ये, दूसरा कि बचाया तो क्यों बचाया और हमने किस तर्क के आधार पर उनका समर्थन किया, तो ये तो बनता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है, ये तो शरद पवार का मामला है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री पर ये आरोप लग रहा है, तो प्रधानमंत्री की जो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, वो आकर के बोले कि मधु किशोर झूठ बोल रही है, हमारा प्रधानमंत्री एकदम सच्चा है। दूसरा है कि ये गवर्नमेंट को आना चाहिए कि उनका ये एक बार राहुल गांधी या कोई कहीं संसद में बोल देता है तो कैसे टूट पड़ता है इसका जो पूरा मशीनरी है, बीजेपी की मशीनरी, गवर्नमेंट की मशीनरी, गोदी मीडिया, सब टूट पड़ता है कि ये कैसे बोल दिया पीएम के बारे में। तो अब ये तो उससे वो तो इस तरह का आरोप तो अभी भी राहुल गांधी नहीं लगा रहे हैं, मतलब राहुल गांधी जो नहीं है उनके पास, मतलब इतना ही कह रहे हैं कि एपिस्टीन फाइल्स की वजह से कॉम्प्रोमाइज है, इतना ही। और उसमें नाम है इनका, हरदीप पुरी का नाम है ही, और बात चर्चा हो ही गया अंबानी के से, वो तो वहीं तक है जो है ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड पब्लिक डोमेन में। लेकिन जो पब्लिक डोमेन में नहीं है उस पर ये आरोप लगा रहे मधु किशोर, लेकिन कोई सरकार या बीजेपी चुप है। अब तीसरा जो एक है एंगल, वो भी मैं चाहता हूं कि जरा खुलासा हो जाए, ये नागेश्वर राव और मधु किशोर कौन है। ये मधु किशोर और नागेश्वर राव को आप आरएसएस का अब नहीं मान सकती है हिस्सा, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि अब ये लोग अटैक कर रहे हैं आरएसएस और बीजेपी दोनों पे। ये लोग राइट विंग के बलराज मधोक आप समझ सकती हैं, जो हार्ड कोर हिंदुत्व की वकालत कर रहे हैं कि ये लोग सिंधुत्व, ये स्यूडो हिंदुत्व, वो नागेश्वर राव क्या बोल रहा है, स्यूडो हिंदुत्व और स्यूडो सेकुलर दोनों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ उतना ही है वो, लेकिन उसका कहना है कि मुसलमानों को जिस तरह दबाना चाहिए था वो काम आरएसएस नहीं कर रहा है, और वहीं जहां पर उसको सत्ता लेनी होती है वहां वो आरएसएस बीजेपी एक्टिव होती है, बाकी जहां ये कुछ नहीं कर रहा है और कॉम्प्रोमाइज है। यही करीब करीब आरोप मधु किशोर लगा रही है इसके बारे में, मोदी के बारे में, कि ये तो गुजरात में मुसलमानों को प्रोटेक्ट करने वाला है। मधु किशोर जी को बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। उन्होंने उस दिन फोन पे, वो मेरे जब मुझसे बात कर रही थी तो उन्होंने गुस्से में कहा कि अरे आप लोग तो ये सब सुनना ही नहीं चाहते हैं, कि देखिए हिंदुत्व का बेड़ा गर्क हो गया है। और उन्होंने तो पोस्ट में ये भी लिखा था कि प्रधानमंत्री CIA एजेंट हैं और उनको इसलिए बैठाया गया ताकि हिंदुओं का नाश हो सके। वो सारी बातें वो कहती है कि भाई आप लोग ये लिबरल और सेक्युलर मीडिया के नाम पे आप कर क्या रहे, ये सब बातें उन्होंने कही थी। और मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने इस बात को कहा कि भाई हम इंटरव्यू तभी देंगे जब आपसे मैं सवाल करूं और आप मेरे सवाल के जवाब दीजिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि जर्नलिस्ट कौन था, मैं उनका इंटरव्यू लेना चाह रही थी या वो मेरा इंटरव्यू लेना चाह रही थी। जी अनिल जी बोलिए। देखिए किशोर जी जो है वो ज्यादा जानते हैं, क्योंकि शरद जोशी का जो ये चांदवड मेरे ख्याल में जगह है जो बहुत बड़ी रैली हुई थी,
तो उस चांद वर्ड में मैं कवर करने गया था जनसत्ता की ओर से। और मेरा सौभाग्य या दुर्भाग्य ये है कि मैं सिर्फ जर्नलिस्ट कभी नहीं रहा। मैं एक आंदोलन समाजवादी अपने को कहता हूँ घोषित तौर पर, और कोई मैं उसमें उसको मुझको कोई ये नहीं होता, मतलब मेरे आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स क्लियर हैं, और मैं उन समाजवादी आंदोलन को पुनर्जीवित करने के प्रयासों से भी अपने को संबद्ध रखा मैंने अभी तक, और अभी तक हूँ। इसीलिए मैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो इसीलिए मैं उनको उस लेवल पे जानता हूँ। तो उस समय भी वो जब गई थी और उस शरद जोशी जी के साथ हो गई थी, तो उस समय भी मेरा यही मानना था कि शरद जोशी एक राइट विंग फार्मर लीडर्स है। क्योंकि मैं एक थोड़ा सा खुलासा कर दूं, क्योंकि हम लोगों ने जब एक संपूर्ण क्रांति मंच बनाया था जेपी के मूवमेंट में, बोध गया संघर्ष के जो लोग थे, वाहिनी के मतलब लैंड स्ट्रगल के, वो सब मिल करके हमने बोध गया में सम्मेलन किया था। और शरद जोशी को भी लोग, हमारे बहुत सारे लोग शरद जोशी के दीवाने हो गए थे, तो उन्होंने बुला लिया था उसको भी। तो हमारी काफी मतलब डिबेट उनसे हुई थी। उस समय भी मैंने कहा था कि ये जो आपको भीड़ दिखाई देती है वो हो सकता है नहीं दिखाई देगी कुछ समय के बाद, इसलिए इस पर ज्यादा आपको इतराना नहीं चाहिए। ये मैंने वर्ड्स इस्तेमाल किए थे। उस समय मैं दूसरे अखबार में काम करता था, नवभारत टाइम्स में। खैर छोड़ दीजिए। तो वो शरद जोशी, तो उस समय भी मैंने कहा था कि राइट विंग है ये। और हमारे और बहुत सारे लोग दीवाने थे जो मधु किशोर के, क्योंकि फेमिनिस्ट मूवमेंट की वो आइकन बन गई थी मानुषी जब पत्रिका निकली थी, और वो सच में बहुत फायरी थी। मतलब मैं स्वीकार करता हूं कि बहुत फायरी लेडी रही है, लेकिन उनका इस तरह का वैचारिक भटकाव रहा है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, जी जी हाँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं मानता हूं कि मधु किशोर का जो भी लीनिंग हो, जो भी कहना हो, एक प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया है। दूसरा है कि एक महिला है, महिला बोल रही है कि मैं भी उनको मैंने प्रोग्राम में नहीं बुलाया, इसीलिए कि मुझको आशंका, मतलब जो आशंका जाहिर की है कि ऐसे आदमी के साथ मतलब मैं नहीं, मतलब मैं नहीं बुलाया मैंने। तो ये समझिए कि एक बड़ा आरोप है, और इसका तथ्यात्मक वगैरह जो भी हो मतलब, लेकिन इसका मतलब है कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में एक इतने सामाजिक जीवन में सक्रिय रही, सीएसडीएस में प्रोफेसर रही हैं, एक फेमिनिस्ट मूवमेंट की एक समय बड़ी नेता थी। वो उनका कुछ भी भटकाव हो, कुछ भी व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो, लेकिन जब आरोप लगा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। और जो जिन किरदारों का नाम आया है और जो ले रही है, जैसे अभी शरद पवार का नाम आया, अजीत कुमार सेठ का नाम आया, या और भी जिन लोगों का नाम आया, उन सारे किरदारों को इस बारे में पब्लिक में सफाई देनी चाहिए। और पत्रकारों का काम क्या है, जो आगे का काम है, कि ये फाइल, सच में ऐसी कोई फाइल अगर है या थी, तो वो फाइल कहाँ गई, किसने उसका ये किया, और सीबीआई का कौन ऑफिसर, या क्या कहते हैं इसका आईबी का, या जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इसमें किन लोगों ने उसको मदद की। ये एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी का मसला है। ये काम पत्रकारों को करना चाहिए, जो नहीं करेंगे। हम लोगों का अभी सिर्फ इतना ही आप और हम लोग कर सकते हैं कि मधु किशोर ने जो सवाल उठाए हैं, इन सवालों का जवाब जो है मांगना चाहिए सत्ता से जुड़े लोगों से, और जो जिन किरदारों का नाम आया है उनसे।